अस्सलाम वालेकुम। अपकमिंग तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो सीट्स हैं उनकी तैयारी के लिए रेवेन्यू लॉज लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1894 पढ़ रहे हैं, जिसमें दो लेक्चर पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। आज तीसरा लेक्चर होगा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का। लेट्स स्टार्ट। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी, मैं इसको मजीद विजिबल बनाने की कोशिश करता हूँ। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। हम सेक्शन 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये बेसिकली एक्विजिशन का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। तहसीलदार का इंटरव्यू हो या नायब तहसीलदार की पोस्ट का इंटरव्यू हो, रेवेन्यू लॉ से क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो जो कैंडिडेट्स नायब तहसीलदार और तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी 2 मंथ का ये सेशन है, जिसकी टोटल फी 3000 है। अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो मैं वहां पे अपना एक लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं, ताकि आप जीके और रेवेन्यू लॉज का जो सेशन है, जो 2 मंथ का सेशन है, जिसकी टोटल फी जो है, वैसे तो 6000 है 2 मंथ की फी, लेकिन अर्ली 50 कैंडिडेट्स के लिए मैंने 50% फी ऑफ कर दी है, वेव ऑफ कर दी है। तो 2 मंथ का नायब तहसीलदार और तहसीलदार का जो सेशन है, उसकी फी 3000 पे करके आप मेरे पेड सेशन को एनरोल कर सकते हैं। उस एनरोलमेंट का आपको फायदा ये होगा कि आपके साथ में डेली बेसिस पे लेक्चर आपके साथ शेयर होते हैं, आपको पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपको डेली बेसिस पे एक टेस्ट मिलता है। एक दिन जीके का टेस्ट होता है और अगले दिन रेवेन्यू लॉ का टेस्ट होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का ये लेक्चर 3 है, जिसमें हम इसमें दो पार्ट देखेंगे। आज के इस लेक्चर में दो पार्ट होंगे। एक पार्ट 3 होगा और एक पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 के सिर्फ दो सेक्शंस है, उसको मैंने में शामिल कर दी है। पार्ट 3 स्टार्ट होता है सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 28 तक, और पार्ट 4 जो है उसमें दो सेक्शन है, 29 सेक्शन और 30 सेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 का नाम है रेफरेंस टू कोर्ट, यानी कोर्ट को रेफर करना मामला, एंड प्रोसीजर देयर ऑन, कि जब मामला कोर्ट को भेजा जाता है तो उसके ऊपर प्रोसीजर क्या होता है। ये पार्ट 3 के अंदर जो सेक्शंस हैं 18 से लेकर 28 तक, ये पार्ट 3 में कवर होते हैं। तो पार्ट 3 का क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट डज पार्ट 3 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 डील विथ। तो ये डील करता है रेफरेंस टू कोर्ट और उसके प्रोसीजर के साथ। अब पार्ट 3 का हम थीम समझ लेते हैं कि ये जो पार्ट 3 है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, उसमें उसका थीम क्या है, उसका ओवरऑल मकसद क्या है। ये पार्ट एक्सप्लेन करता है पार्ट 3 के जब एक कलेक्टर ने, जो डीसी होता है, जो डिप्टी कमिश्नर भी जिसे कहते हैं, जब एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर जिसको डीसी कहते हैं, जब वो एक अवार्ड अनाउंस कर देता है सेक्शन 11 के तहत, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था पार्ट 2 में, उसका सेक्शन 11 ये कहता था कि जब एक कलेक्टर अवार्ड इशू करता है, यानी वो अपना फैसला सुनाता है, तो हो सकता है कि कोई पार्टी सेटिस्फाइड ना हो, वो कहे कि सॉरी, मुझे तो इतराज है, मैं तो इत्तेफाक नहीं करता कलेक्टर के अवार्ड के साथ, डीसी के अवार्ड के साथ। तो फिर वो क्या करेगा, सेक्शन 11 के तहत अवार्ड दिया किसने, कलेक्टर ने। सेक्शन 18 के तहत वो पार्टी राब्ता करेगी कलेक्टर से कि मेहरबानी करें, मैं इससे मुतमिन नहीं हूं, मेरा मामला किसको भेज दें, कोर्ट को। तो सेक्शन 18 के तहत, जो अभी सेक्शन हम पढ़ेंगे, कलेक्टर क्या करेगा, कोर्ट को रेफर कर देगा जो मैटर होगा। कोर्ट क्या करेगी, अपनी प्रोसीडिंग्स करेगी, यानी कि कोर्ट अपने मामलात करेगी, और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, वो कोर्ट का अवार्ड होगा। और उसके बाद देखेंगे कि जो इंटरेस्ट है, हो सकता है कोर्ट कहे कि अवार्ड, कलेक्टर ने जो अवार्ड दिया था वो कम था, कंपनसेशन कम दी थी, हो सकता है कोर्ट जो है वो जो कंपनसेशन है वो कम कर दे या बढ़ा दे, या कोर्ट जो है उसके ऊपर कोई कह दे कि ये जो मामला कोर्ट में अब आ गया है, तो जो पार्टी कोर्ट मामला कोर्ट में लेके आई है उसका कुछ खर्च भी हो गया, कास्ट भी हो गया, वो भी उस पार्टी को दी जाए जो इंसाफ की तलाश के लिए मामला कोर्ट में लेके आई है। तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना, एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना, या उसको कॉस्ट देना, ये मामला कोर्ट देगी, कोर्ट का फैसले में शामिल होंगे। अब सेक्शन 18 देखते हैं, जो इस पार्ट 3 के, आपको समझ आ गई होगी कि कलेक्टर का जो अवार्ड होता है सेक्शन 11 के मुताबिक, हो सकता है कि उससे पार्टी को डिससेटिस्फाइड हो, तो वो कलेक्टर को रिक्वेस्ट करेगी कि मेहरबानी करके मेरा मामला कोर्ट को भेजें। तो कलेक्टर क्या करेगा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, कलेक्टर खुद फैसला नहीं कर रहा होता, जहां पे कलेक्टर उस मामले को कोर्ट में भेज देता है सेक्शन 18 के तहत, और अपनी कोर्ट अपनी सारी प्रोसीडिंग करती है, और कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कास्ट के हवाले से, कंपनसेशन के हवाले से, कंपनसेशन की अपॉर्चुनिटी के हवाले से, इंटरेस्ट के हवाले से, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अब सेक्शन 18 इसका पहला पहला सेक्शन है,
सेक्शन 18 में ये है कि कोर्ट को रेफरेंस जा रहा होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपने लाजमी इसको गौर से देखना है। इसका पर्पस क्या है सेक्शन 18 का, कि अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन, यानी जिसकी उस जमीन के अंदर इंटरेस्ट है, वो टेनेंट हो सकता है, को ओनर हो सकता है, ओनर हो सकता है, मोर्टगेजी हो सकता है, कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है कलेक्टर के अवार्ड के साथ, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कलेक्टर को कि मेहरबानी करके मेरा मामला जो है वो किसको भेज दें, कोर्ट को। इसको हम कहते हैं रेफरेंस टू कोर्ट। अब कौन अप्लाई कर सकता है कलेक्टर को, कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जिसने अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसने कलेक्टर के अवार्ड से डिससेटिस्फाइड हुआ, जो जो कहता है कि सॉरी मुझे कलेक्टर का अवार्ड मंजूर नहीं है, तो वो ये मामला रिक्वेस्ट कर सकता है कलेक्टर को कि मेरा मामला किसको भेजा जाए, कोर्ट को। तो ये सेक्शन 18 में है। अब इतराज तो कोई करेगा कि मेरा मामला कोर्ट को क्यों भेजा जाए, उस वो ऑब्जेक्शन किस बुनियाद पे हो सकता है? मेजरमेंट ऑफ लैंड, वो कहते हैं कि लैंड की मेजरमेंट सही नहीं हुई, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन की जो मुझे अमाउंट दी जा रही है। देखिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट, कि गवर्नमेंट जो है वो जमीन अक्वायर करती है पब्लिक पर्पस के लिए, या किसी कंपनी के लिए, रजिस्टर्ड कंपनी के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अब अगर वो जो प्राइवेट लोगों की जमीन गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है, तो उनको कुछ पैसे भी देने हैं जिनको कंपनसेशन कहते हैं, तो वो हो सकता है वो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हमारी कम है। एक पार्टी तब भी डिससेटिस्फाइड या इतराज कर सकती है, या एक पार्टी कह सकती है कि ये पैसे तो मुझे मिलने चाहिए थे, ये तो किसी और को मिल गए हैं, तो पर्सन इंटाइटल टू कंपनसेशन, वो कह सकता है पर्सन कि ये पैसे तो मेरे हाथ, मैंने ये लेने थे, ये तो किसी और को मिल गए हैं। तो उस सूरत में भी वो कलेक्टर के अवार्ड से डिससेटिस्फाइड हो सकता है कि मामला कोर्ट में भेजा जाए, कोर्ट फैसला करेगी। या जो कंपनसेशन कोर्ट ने, जो कलेक्टर ने कहा है कि इतनी अमाउंट दी जाएगी इन लोगों को जो जिनकी ये जमीन है, तो वो जमीन की जो जो कंपनसेशन की अमाउंट है, वो अब तकसीम होनी है, डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, उसकी अपॉर्शनमेंट होनी है, कि पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी फोर को 10%, 20%, 30%, 40% देना है अगर, तो एक पार्टी कह सकती है कि मेरा 10% हिस्सा नहीं बनता था, मेरा तो 20% हिस्सा बनता था। तो ये जो कंपनसेशन की डिस्ट्रीब्यूशन या अपॉर्शनमेंट है, इसके ऊपर भी एक पार्टी को इतराज हो सकता है। तो ये चार ग्राउंड्स हैं, इनके ऊपर इतराज हो सकता है पार्टी को। निमोनिक्स आप याद कर लें, एम से मेजरमेंट, सी से कंपनसेशन, पी से पे, कि किस पर्सन को देना है, इनके पर्सन टाइटल कोई हो सकता है, कोई और हो जो जिसको मिला ही ना हो कंपनसेशन, या ए से बना दे अपॉर्चुनिटी यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पी, एम सी पी ए, ये निमोनिक्स आप याद रखें। इन चार ग्राउंड्स पे मेजरमेंट ऑफ लैंड, कंपनसेशन की अमाउंट, पी से मुराद है पे, कि किसको पे करना था एक्चुअली किसी और को पे कर दिया गया है, और ए से मुराद है अपॉर्चुनिटी, कि जो कंपनसेशन के अंदर तीन चार लोग अगर उसमें शामिल है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी कोई रोला शोला हो सकता है। तो ये एम सी पी ए, इन ग्राउंड्स के ऊपर एक पार्टी कलेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकती है कि मेहरबानी करके मेरा मामला किसको भेजें, कोर्ट को। तो ये सेक्शन 18 है। अब उसके बाद ये भी जरा देखें सेक्शन 18 के अंदर, कि एक पार्टी कब दे सकती है रिक्वेस्ट कि मेहरबानी करके मेरा मामला कोर्ट को भेजें। अगर एक कलेक्टर ने अवार्ड दिया था, एक कलेक्टर ने फैसला सुनाया था, और उसमें एक शख्स मौजूद था कलेक्टर के सामने, तो वो विद इन 6 वीक्स ऑफ अवार्ड, कलेक्टर ने अवार्ड दिया और एक शख्स वहां मौजूद था कलेक्टर के सामने, और उसको वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो जब कलेक्टर ने अवार्ड दिया है सेक्शन 11 के तहत, जो हम पहले पोर्शन में पढ़ चुके हैं, तो सेक्शन 11 के तहत जो कलेक्टर ने अवार्ड दिया था, उसके विद इन 6 वीक्स एक बंदा रिक्वेस्ट कर सकता है कलेक्टर को, मेहरबानी करके मेरा मामला कोर्ट में भेजे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स वहां मौजूद ही नहीं था कलेक्टर के सामने, और कलेक्टर ने अवार्ड दे दिया, फैसला सुना दिया सेक्शन 11 के तहत, और एक शख्स मौजूद नहीं था, उसको अगर एतराज है तो वो क्या करेगा, वो विद इन 6 वीक्स ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, या विद इन 6 मंथ ऑफ अवार्ड, कि जब अवार्ड कलेक्टर ने अवार्ड सुनाया सेक्शन 11 के तहत, उसके 6 महीने के अंदर अंदर, या आप लोगों ने सेक्शन 12 पढ़ा था, सेक्शन 12 में हमने ये पढ़ा था कि कलेक्टर का जो अवार्ड होता है सेक्शन 11 के तहत, वो फाइनल होता है अगर उसको चैलेंज ना किया जाए, और जो पार्टी वहां मौजूद नहीं होती कलेक्टर के सामने, उनको फिल फॉर वो फैसला उन तक पहुंचाया जाता है। जो पार्टी अगर सपोज एबसेंट है, तो वो जो पार्टी एबसेंट है उनको फैसला सुनाया जाता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के मुताबिक, उनको फैसला भेजा जाता है कलेक्टर का अवार्ड। तो जब उनको पहुंचता है, यानी जो पार्टी एबसेंट थी उसको जब वो फैसला पहुंचेगा, तो उसके 6 हफ्ते के दौरान या अवार्ड के बाद 6 महीनों के अंदर अंदर, इन दोनों में से जो टाइम कम होगा, उस दौरान क्या करेगा, वो पार्टी जो डिससेटिस्फाइड है वो कलेक्टर को रिक्वेस्ट करेगी कि मेहरबानी करके मेरा मामला कलेक्टर को भेजा जाए। अब सेक्शन पढ़ते अब एक और बात याद रखें, अगर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी चैलेंज कर सकती है किसके फैसले को, कलेक्टर के अवार्ड को। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एतराज है कि कलेक्टर का जो अवार्ड है ये मुनासिब नहीं है, तो वो विद इन 6 मंथ, कलेक्टर का अवार्ड इलेक्शन सेक्शन 11 के तहत होता है, तो कलेक्टर ने सेक्शन 11 के तहत अवार्ड सुना दिया। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एतराज है, तो वो भी विद इन 6 मंथ ऑफ
कलेक्टर्स अवार्ड वो भी रिक्वेस्ट कर सकती है। अगर कलेक्ट कोर्ट को लगता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो जो रिक्वेस्ट है वो प्राइमा फेसाई है, यानी जेन्युइन दरखास्त है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कलेक्टर के अवार्ड अंडर सेक्शन 11 के बाद विद इन 6 मंथ वो भी दरखास्त दे सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, मेहरबानी करके हमारा मामला जो है वो कोर्ट को भेजा जाए, हमें कलेक्टर के अवार्ड से हम सेटिस्फाइड नहीं है। याद रखें, नोट इसके बाद दिया गया कि सेक्शन जो 18 हम पढ़ रहे हैं ये कोई अपील का हक नहीं देता, बल्कि इसमें रेफरेंस टू कोर्ट की बात की गई है। होपफुली समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद सेक्शन 19 अगला सेक्शन है। अब कलेक्टर ने क्या किया, कलेक्टर को एक बंदे ने दरखास्त दी, अगर वो मौजूद था तो विद इन 6 वीक, अगर वो मौजूद नहीं था तो जब उसको फैसला, जब उस तक अवार्ड का फैसला पहुंचा उसके 6 हफ्तों के दौरान या अवार्ड सुनाए जाने के 6 महीने के अंदर अंदर अगर एक बंदे ने कलेक्टर को रिक्वेस्ट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके हमारा मामला कोर्ट को भेजा जाए, तो अब कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर उस एप्लीकेशन को रिसीव करेगा और अपनी कुछ स्टेटमेंट देगा, यानी कि जो भी उसने रीजंस देनी है, और उसके बाद वो मामला किसको भेज देगा, कोर्ट को। यानी वो एप्लीकेशन वसूल करेगा, उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन देगा और मामला कहां पहुंचाएगा, कोर्ट के सामने, यानी कि सारी चीजें वो बयान करेगा। इसमें वो क्या क्या बयान करेगा कि जमीन के बारे में बताएगा कि किस जमीन का मामला है, कौन कौन से लोग इस पार्टी में इस जमीन में इंटरेस्टेड हैं, कितनी कंपनसेशन, वो कलेक्टर बताएगा कि मैंने अवार्ड की है ये जमीन प्रोक्योर करने के इवज के बदले में मैंने कंपनसेशन कितनी डिटरमिन की है, और साथ वो बताएगा कि मैंने जो जमीन की कीमत लगाई है उसकी मैंने वैल्यूएशन के ग्राउंड्स बताएगा कि किस बुनियाद पे मैंने जमीन की ये कंपनसेशन लगाई है। और ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं और जिन जिन पार्टीज को उसने नोटिस जारी किए या समन जारी किए या स्टेटमेंट जारी किए, वो सारी वो साथ उस एप्लीकेशन के साथ लगा के किसको भेज देगा, कोर्ट को भेज देगा। नोट, कलेक्टर टेल्स द कोर्ट एवरीथिंग अबाउट द केस। अब कलेक्टर को एक पार्टी ने रिक्वेस्ट की है, चाहे वो कलेक्टर के अवार्ड के वक्त मौजूद थी या वो एब्सेंट थी, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकता है रिक्वेस्ट कर ले कि हमें आपके अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, मेहरबानी करके हमारा मामला कोर्ट को भेजा जाए। ये एप्लीकेशन किस सेक्शन के तहत दी जाती है, सेक्शन 18 के तहत। अब कलेक्टर के पास एप्लीकेशन आ गई, कलेक्टर ने क्या किया, जमीन की डिस्क्रिप्शन, जो जो पार्टीज इंटरेस्टेड हैं, जो जो उसने कंपन जो जितनी उसने कंपनसेशन अवार्ड की थी उसके अपने सेक्शन 11 में, और साथ साथ वो बताएगा कि किस बुनियाद पे मैंने इतनी कंपनसेशन डिटरमिन की थी, ये सारी चीजें, और जो जो उसने नोटिस इशू की है इंटरेस्टेड पार्टीज को वो साथ लगा के वो कोर्ट को भेज देता है, यानी कि वो कलेक्टर कोर्ट को हर चीज बताता है कि मेरे सामने ये मामला था, अब ये मामला आपके सुपुर्द किया जाता है सेक्शन 19 के तहत। उसके बाद सेक्शन 20। अब मामला किसके पास पहुंच गया है, कोर्ट के पास। किसने भेजा है, कलेक्टर ने। क्यों भेजा है, क्योंकि कलेक्टर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो वो लोग जो मौजूद थे या जो लोग मौजूद नहीं थे, उन लोगों ने कलेक्टर के अवार्ड से वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब मामला कोर्ट के पास आ गया, कोर्ट क्या करेगी, जिस बंदे ने दरखास्त दी थी कलेक्टर को कि मेहरबानी करके हमारा मामला कोर्ट को भेजा जाए, उस एप्लीकेंट को भी कोर्ट नोटिस भेजेगी। जो जो लोग उस जमीन में इंटरेस्टेड हैं उन तमाम लोगों को भी कोर्ट, पर्सन इंटरेस्टेड को भी नोटिस भेजेगी। वो जो कलेक्टर था जिसने दरखास्त किसी पार्टी की कलेक्टर को कोर्ट को भेजी है, उस कलेक्टर को भी कोर्ट एक नोटिस भेजेगी। और अगर पंजाब गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या कोई कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी या कोई कोऑपरेटिव कंपनी अगर वो दरखास्त भेजती है, कलेक्टर को कहती है कि मेहरबानी करके हम आपसे आपके अवार्ड जो सेक्शन 11 के तहत हुआ था उससे सेटिस्फाइड नहीं है, मेहरबानी करके मामला कोर्ट को भेजा जाए, वो उन जो लोकल कंपनीज हैं या लोकल अथॉरिटीज हैं जो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो कोर्ट उनको भी नोटिस इशू करेगी, एप्लीकेंट को, कलेक्टर को, जितने पर्सन इंटरेस्टेड है उनको, और जो लोकल गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी या कंपनी है उनको भी नोटिस जाएगा। अब सेक्शन आगे 21 देख लेते हैं। सेक्शन 21 में है कि स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग्स, कोर्ट हमेशा जो भी मामलात उसके सामने, अब देखें, एक पार्टी के एक कलेक्टर ने अवार्ड इशू किया सेक्शन 11 के तहत, एक पार्टी ने कहा कि हमें कंपनसेशन की अमाउंट के ऊपर या उसकी अपॉर्चुमेंट के ऊपर या जमीन की मेजरमेंट के ऊपर या जिस बंदे को जमीन ये कंपनसेशन दी जानी थी, जो पेई था, जो पर्सन इंटरेस्टेड था जिसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए थी, उसके ऊपर अगर एतराज है तो कोई भी उसका अगर एतराज है उसी एतराज को ही कोर्ट कंसिडर करेगी। कोर्ट सारे चट्टे खट्टे नहीं खोलेगी, बल्कि जिस बुनियाद पे कलेक्टर के अवार्ड के साथ डिससेटिस्फेक्शन हुई थी किसी पार्टी को भी, कोर्ट सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन के ऊपर प्रोसीडिंग करेगी। यानी कोर्ट ओनली एग्जामिन द ऑब्जेक्शन रेज्ड, कि जिस कोर्ट का अवार्ड है, सॉरी कलेक्टर का अवार्ड था सेक्शन 11 के तहत, उस
के ऊपर एक शख्स ने एतराज किया, वो एतराज भी लिखेगा कि मुझे किस चीज पे एतराज है, जमीन की मेजरमेंट पे एतराज है, कंपनसेशन की अमाउंट के ऊपर एतराज है, ये कंपनसेशन किस पार्टी को दी जानी थी उस पर एतराज है, या उस कंपनसेशन की जो अपॉर्शनमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई एतराज है। जिस बुनियाद के ऊपर भी ऑब्जेक्शन होगा, कोर्ट सिर्फ उसी मामले को एग्जामिन करेगी, पूरे केस को एग्जामिन नहीं करेगी। यानी कि कलेक्टर के अवार्ड के ऊपर जो एतराज है उसी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन के ऊपर कोर्ट क्या करेगी, एग्जामिन करेगी। ये सेक्शन 21 में, यानी कोर्ट अनरिलेटेड मैटर्स को नहीं खोलेगी या एग्जामिन करेगी या अनफोल्ड करेगी, नो। जिस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन के ऊपर एक पार्टी ने दरखास्त दी थी कलेक्टर को कि मेहरबानी करके मामला कोर्ट को भेजा जाए, कोर्ट सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन के ऊपर मामला इस्तफसार करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रोसिक्यूशन करेगी या जिरा करेगी या ट्रायल करेगी। अब इसके बाद इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द ऑब्जेक्शन, कि जिस 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 बुनियाद पे एतराज हुए, कोर्ट उसी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन को देखेगी और उसके ऊपर फैसला सुनाएगी, अवार्ड देगी। उसके बाद सेक्शन 22 ये कहता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कोई पर्दे के पीछे नहीं होगी, बल्कि ओपन होगी, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि फेयरनेस रहे, ताकि तमाम लोगों को पता हो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट का, कि तमाम लोगों को पता हो कि कोर्ट में जो जज है, जो तहसीलदार है, जो नायब तहसीलदार है, या जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 है, या असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 है, या कलेक्टर है, वो क्या मामला, वो क्या बोल रहे हैं, ताकि वो अपने राइट्स को, ताकि उनके राइट्स इन्फ्रिंज ना हो, वायलेट ना हो, वो अपने आप को डिफेंड कर सके। लिहाजा सेक्शन 22 ये कहता है कि कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग ओपन कोर्ट में होंगी, यानी कोई भी शख्स जो इंटाइटल्ड है प्रैक्टिस करने का सिविल कोर्ट में, वो अपीयर हो सकता है। यानी एक बंदे को अख्तियार है कि वो सिविल कोर्ट में बतौर वकील अपीयर हो सकता है, तो वो बंदा ओपन कोर्ट में जब रेवेन्यू के मामला हो रहे होंगे तो वो उस कोर्ट में अपीयर होकर मामला सुन सकता है कि कलेक्टर क्या बात कर रहा है, वकील क्या बात कर रहा है। तो एक सिविल कोर्ट का कोई भी वकील भी अपीयर हो सकता है जो इंटाइटल्ड हो, क्योंकि देखिए हर शख्स तो वकालतनामा लेके नहीं आ सकता, बल्कि जिस शख्स ने लॉ की डिग्री की होगी, जिसके पास प्रैक्टिस होगी, जिसके पास लाइसेंस होगा, वही एक सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। तो एवरी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन एनी सिविल कोर्ट, ही आर शी कैन अपीयर इन रेवेन्यू कोर्ट। अब उसके बाद सेक्शन 22, ये जो 2026 में अमेंडमेंट आई है, उसमें सेक्शन 22A भी ऐड कर दिया गया है। अब एक पार्टी ने एतराज किया था, याद रखिएगा, एक पार्टी ने एतराज किया था या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एतराज किया था। वो पार्टी चाहे कलेक्टर का अवार्ड जो सेक्शन 11 के तहत था उस वक्त, चाहे वो पार्टी वहां मौजूद थी कलेक्टर के ऑफिस में या नहीं थी, वो एतराज किया उसने। अब जरूरी नहीं है कि एक पार्टी ही एतराज कर सकती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही एतराज कर सकती है, नो। बल्कि सेक्शन 22A के तहत क्रॉस ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, यानी गवर्नमेंट भी इतराज कर सकती है, यानी लोकल अथॉरिटी या कंपनी वो भी एक इतराज कर सकती है। वैसे तो एक पार्टी ने, गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर करनी थी, एक पार्टी ने इतराज कर दिया कि हमें कंपनसेशन पे इतराज है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे इतराज है, या अपॉर्चमेंट ऑफ कंपनसेशन पे इतराज है, या जमीन की मेजरमेंट पे इतराज है, या जिस पार्टी को ये पेमेंट दी जानी चाहिए थी पेई पे इतराज है। तो ये तो लोगों के इतराज हुए। अब एक कंपनी जिसके लिए जमीन ली जा रही है वो भी इतराज कर सकती है कि ये जो पार्टी जिसने इतराज किया है इसका इतराज मुनासिब नहीं है, हम वो क्रॉस ऑब्जेक्शन भी कर सकती है। तो पंजाब गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या लोकल कंपनी क्रॉस ऑब्जेक्शन भी कर सकती है। रिजल्ट क्या होगा, अगर कोर्ट देखती है कि एक पार्टी ने फाइल एप्लीकेशन दी, मेहरबानी करके कलेक्टर के अवार्ड को कोर्ट में भेजा जाए, अब ये पार्टी ने एप्लीकेशन दी, इतराज उठाया, अब उसके बदले में लोकल कंपनी ने या लोकल अथॉरिटी ने या पंजाब गवर्नमेंट ने भी क्रॉस ऑब्जेक्शन कर दिया, उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट देखेगी कि एक शख्स ने इतराज किया, आगे से पंजाब गवर्नमेंट ने भी इतराज कर दिया, या एक शख्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया, आगे से लोकल कंपनी जिसके लिए जमीन गवर्नमेंट ले रही है उसने भी इतराज कर दिया कि इस बंदे का इतराज जो है ऑब्जेक्शन ठीक नहीं है। उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कंपनसेशन के अमाउंट को रिड्यूस भी कर सकती है। एक शख्स ने कहा कि हमें तो 20,000 मिलना चाहिए था, हमें तो कलेक्टर ने 15,000 अवार्ड दिए है। तो अब कोर्ट क्या करेगी, अगर क्रॉस ऑब्जेक्शन आ गया तो कोर्ट इवन के एक शख्स कहता है कि हमें तो 15,000 अवार्ड दिया कलेक्टर ने, हमें तो 20,000 मिलना चाहिए था, तो कोर्ट उस 15,000 को भी कम कर सकती है अगर क्रॉस ऑब्जेक्शन आ गया कंपनी की तरफ से, लोकल अथॉरिटी की तरफ से या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सेक्शन 22A जो है, ये 2026 की जो अमेंडमेंट है उसमें ये मुतारिफ करवाया गया है। उसके बाद सेक्शन 23 बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 24, अगर हम याद रखें जो पिछला जो पोर्शन हमने पढ़ा था, जो पार्ट 2 था लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, उसमें सेक्शन 15 हमने पढ़ा था। सेक्शन 15 में हमने कहा था कि कंपनसेशन जो होती है, जो मुआवजा होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दो प्रिंसिपल्स होते हैं, सेक्शन 23 और सेक्शन 24। सेक्शन 15 में हमने पढ़ा था पिछले पोर्शन में, जो पिछले लेक्चर में मैं कवर कर चुका हूं। सेक्शन 15 कहता था कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन, यानी मुआवजे का जो
असूल है वो क्या है, वो दो है, सेक्शन 23 और सेक्शन 24। सेक्शन 15 में इनका सिर्फ जिक्र था, अब उनकी आगे वजाहत हो रही है। सेक्शन 23 कहते हैं कि अगर कंपनसेशन डिटरमिन करनी है तो कौन कौन से मामलात को कंसिडर करना जरूरी है, वो सेक्शन 23 में है। और कंपनसेशन की अमाउंट जब डिटरमिन हो रही होती है तो कौन कौन से मामलात को इग्नोर करना जरूरी है, जिनको कंसिडर करना जरूरी नहीं है, वो सेक्शन 24 में है। तो सेक्शन 23 देख लेते हैं। सेक्शन 23 डील्स विद कंपनसेशन, सॉरी, मैटर्स कंसिडर्ड while डिटरमिनिंग कंपनसेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा, पेपर में बड़ा इसी के बारे में बड़े एमसीक्यूज आते हैं कि अगर अब कोर्ट के पास मामला आ गया है, कहां से आया है, कलेक्टर से आया है। कलेक्टर को एक बंदे ने इतराज किया था, जो पंजाब गवर्नमेंट ने इतराज किया था, जो लोकल गवर्नमेंट ने इतराज किया था कि ये जो कंपनसेशन की अमाउंट है या मेजरमेंट है या अपॉर्चुनिमेंट ऑफ कंपनसेशन है, ये मुनासिब नहीं है, कम है, या जो भी है। कलेक्टर, अब मामला कोर्ट के पास आ गया है। अब कोर्ट ने क्या करना है, कंपनसेशन की अमाउंट को डिटरमिन करना है। यानी जिस शख्स की जमीन अक्वायर कर रही है गवर्नमेंट, पब्लिक पर्पस के लिए या कंपनी के लिए, अब उस शख्स को कुछ कंपनसेशन देनी है। उस शख्स ने कहा कि कंपनसेशन मेरी कम है, मुझे ज्यादा कंपनसेशन दी जानी चाहिए। अब कंपनसेशन की डिटर्मिनेशन के दौरान किन मामलात को लाजमी कंसिडर करना चाहिए, वो छह है। और वो छह मामले कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 23 में है। और ये लैंड एक्विजिशन एक्ट का दिल है, हार्ट है ये सेक्शन 23। वो कौन से मामलात हैं जिनको लाजमी कंसिडर करना चाहिए, वो छह फैक्टर्स हैं। सेक्शन 4 जो था सबसे पहले, जिसमें प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू किया गया था, उस वक्त जमीन की जो मार्केट वैल्यू थी उसको लाजमी कंसिडर किया जाना चाहिए। सेकंड, अगर कोई वहां खड़ी फसलें हैं या दरख्त खड़े हैं और वो जमीन गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है, तो वो जो खड़ी फसलें या दरख्त हैं उनको लाजमी कंसिडर करें कि उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। थर्ड, अगर एक जमीन गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है एक शख्स की, और उस शख्स की जमीन उसके साथ और जुड़ी हुई थी और वो जमीन गवर्नमेंट ने अक्वायर कर दी है, अब दो प्लाट थे वो इकट्ठे पड़े थे, गवर्नमेंट ने एक प्लाट ले लिया है, अक्वायर कर लिया है, तो अब उसका जो दूसरा प्लाट होगा उस बंदे का, उसकी कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों प्लाट मिलके उसकी वैल्यू कुछ और थी। अब एक प्लाट गवर्नमेंट ने ले लिया है, प्रोक्योर कर लिया पब्लिक पर्पज के लिए या लोकल कंपनी के लिए या किसी कंपनी के लिए भी। अब उसका एक प्लाट जो था एक मालिक का, वो दूसरे प्लाट से सेवियर हो गया है, सेवर हो गया है, जुदा हो गया है, सेपरेशन हो गई है दो प्लाट्स की। अब जो प्लाट बच गया उसकी कीमत कम हो गई है, तो वो जो उसको जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज उसको हुआ है, लॉस हुआ है, वो भी लाजमी कंसिडर करना चाहिए। और चौथा मामला जो लाजमी कंसिडर करना चाहिए कि अगर एक शख्स की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अक्वायर की है पब्लिक पर्पज के लिए या लोकल कंपनी को के लिए, रजिस्टर्ड कंपनी के लिए, तो अगर उसकी मिली हुई साथ मिली जुली एंसिलरी या एडजेसेंट जो प्रॉपर्टी है या उसकी जो अर्निंग है, अगर वो अफेक्ट हुई है, उनको भी कंसिडर करना चाहिए। और पांचवा फैक्टर, कि अगर एक शख्स की एक जमीन को गवर्नमेंट ने अक्वायर की है और वो शख्स वहां पे अपना कारोबार कर रहा था या उसकी रिहाइश थी जमीन के मालिक की, और उसको अब रेजिडेंस चेंज करनी पड़ रही है या प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना पड़ रहा है, तो उसको लॉस होगा, उस लॉस को भी लाजमी कंसिडर करना चाहिए। और आखिरी बात, कि अगर गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन की, डिक्लेरेशन क्या था, सेक्शन बेसिकली 16 था, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सेक्शन 6 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 6 के तहत कमिश्नर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जमीन हमें चाहिए। अब वो जो डिक्लेरेशन के बाद जब जमीन की पोजीशन उस शख्स से गवर्नमेंट ने उस शख्स से ले ली, डिक्लेरेशन ये था, सेक्शन 4 था प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, सेक्शन 5 था कि स्पेसिफाइड जमीन का नोटिफिकेशन, और जो सेक्शन 5A में इतराजात थे, और सेक्शन 6 में था डिक्लेरेशन, कि कमिश्नर जो है डिवीजन में बैठा हुआ वो डिक्लेयर कर देता है ऑफिशियली कि ये जमीन मखसूस विलेज की, विलेज ए की 25 एकड़ जमीन हमें चाहिए, किस पर्पज के लिए, ये वो बता देता है। तो वो जो डिक्लेरेशन होती है सेक्शन 6 के तहत, अब डिक्लेरेशन हो गई है कि किसी विलेज में 25 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो जमीन गवर्नमेंट ने बाद में जाके पोजीशन ली है। अब इस दौरान में जो टाइम गुजर गया है, जिसकी वो शख्स की वो जमीन थी, वो उसको उस बीच में ये काफी सारा टाइम गुजरा है डिक्लेरेशन के बाद, और जब वो जमीन गवर्नमेंट ने अक्वायर की है, बीच में काफी सारा टाइम गुजर गया है और उस शख्स को नुकसान हुआ है, वो फसलों की प्रॉपरली काश्त नहीं कर पाया, या वो आप कह सकते हैं कि उस दरमियान में कोई भी फाइनेंशियल लॉस अगर हुआ है, तो वो भी गवर्नमेंट लाजमी कंसिडर करेगी। ये जो छह पॉइंट्स हैं, ये डिटर्मिनेशन की कंपनसेशन करने के लिए लाजमी याद करने चाहिए, इनको लाजमी कंसिडर किया जाना चाहिए। और कुछ एडिशनल कंपनसेशन, कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि कंपलसरी तौर पे ये जमीन चाहिए, लाजमी चाहिए, यानी सेक्शन 5 और सेक्शन 5A की जो कार्रवाई है वो की ही नहीं जाती। सेक्शन 5 होता है जिसमें कोई स्पेसिफाइड लाइन के बारे में नोटिफिकेशन होता है, और सेक्शन 5A में इतराजात
लोगों के से कलेक्टर मांगता है कि किसी को कोई इतराज तो नहीं है। और जब कंपलसरी गवर्नमेंट को जमीन चाहिए, कोई फ्लड आ जाए, रेलवे लाइन बिछानी हो, जो कोई मामला भी, कोई इमरजेंसी हो, उस सूरत में गवर्नमेंट कहती है कि सेक्शन 5 ए की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जबरदस्ती गवर्नमेंट कब्जा ले लेती है, कंपलसरी एक्विजिशन होती है। उस सूरत में अगर पब्लिक पर्पज के लिए गवर्नमेंट जमीन ले रही है तो उन मालकान को 15% एडिशनल कंपनसेशन दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी कंपनी के लिए जमीन कंपल्सरी तौर पे अक्वायर कर रही है, लाजमी तौर पे, तो उस कंपनी के लिए गवर्नमेंट को जमीन ले रही है तो उस मालकान को 25% एडिशनल कंपनसेशन दी जाएगी। ये भी इसी सेक्शन में हमने पढ़ा, सेक्शन 23 में। और ये जरूरी क्यों है 15% एडिशनल पेमेंट कंपनसेशन की लोगों को जिनकी जमीन है? और अगर कंपनी के लिए जमीन ली जा रही है तो पब्लिक पर्पज के लिए अगर जमीन ले रही है गवर्नमेंट, तो जिन लोगों की जमीन है उनको 15% एडिशनल कंपनसेशन दी जाएगी। और अगर गवर्नमेंट जमीन अक्वायर कर रही है किसी लोकल कंपनी के लिए और लाजमी तौर पर अक्वायर कर रही है, तो जिन लोगों की जमीन है उनको 25% एडिशनल कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी, क्योंकि अब उनसे लाजमी तौर पर गवर्नमेंट जमीन छीन रही है या ले रही है। अब याद रखें कि सेक्शन 23 में हमने कहा कि अगर कंपनसेशन की डिटर्मिनेशन करनी है तो कौन कौन से पॉइंट्स को लाजमी कंसिडर करना चाहिए। वो पॉइंट्स क्या थे? 6 पॉइंट थे, MCSOSL। ये निमोनिक से याद रखिएगा। M से मुराद मार्केट वैल्यू, C से मुराद अगर कोई क्रॉप्स हैं, S से मुराद अगर जमीन, एक जमीन दूसरी जमीन से जुदा हो गई है, सेवरेंस। O से मुराद है कि अगर उसकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है जो उससे जुड़वा थी। और S से मुराद है अगर उसको शिफ्टिंग एक्सपेंसेस, अगर उसको कारोबार या अपनी रिहाइश चेंज करनी पड़ रही है वो जमीन अक्वायर होने की वजह से। और एल से मुराद है कि अगर उसको प्रॉफिट का कोई लॉस हुआ है, कि जमीन डिक्लेरेशन सेक्शन 6 के तहत कभी हुई थी बहुत पहले और पोजीशन गवर्नमेंट अब ले रही है, इसके दरमियान में जो काफी सारा प्रॉफिट्स का लॉस हुआ है वो भी गवर्नमेंट लाजमी कंसिडर करेगी, यानी कोर्ट लाजमी कंसिडर करेगी। उसके बाद सेक्शन 24 है कि अगर कंपनसेशन की अमाउंट डिटर्मिनेशन हो रही है तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। वो कौन से पॉइंट्स हैं जरा देखें। कि अगर कोई अर्जेंसी ऑफ अक्विजिशन, गवर्नमेंट को कोई अर्जेंसी है, तो इन ये इस बात को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, इस बात को इग्नोर किया जाएगा। अगर ओनर जो है वो अनविलिंग है, वो कहते हैं कि मैं जमीन नहीं देना चाहता, इस बात को इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर कोई डैमेज इज नॉट लीगली रिकवरेबल, कुछ ऐसे डैमेज हुए हैं जिनको कानूनी तौर पे रिकवर नहीं किया जा सकता, उनको भी इग्नोर किया जाएगा। और अगर फ्यूचर डैमेज हुआ है, अगर एक बंदा कहता है कि ये जमीन जो है किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाती है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर डैमेज ड्यू टू अनइंटेंडेड इंटेंडेड यूज, कि अगर गवर्नमेंट एक जमीन एक्वायर करती है और एक बंदा कहता है कि ये जमीन अगर फलां पर्पज के लिए इस्तेमाल की गई तो इसको इसमें तो लॉस हो जाएगा जमीन का, तो ऐसे फ्यूचर डैमेज को भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। और फ्यूचर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अक्वायर्ड लैंड, कि अगर गवर्नमेंट एक जमीन को अक्वायर करना चाहती है और एक शख्स कहता है कि फ्यूचर में तो जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, लिहाजा मुझे ज्यादा कंपनसेशन दी जानी चाहिए, तो वो जो फ्यूचर की इंक्रीज इन वैल्यू होगी वो भी कंसिडर नहीं की जाएगी। और इसके अलावा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ ओनर्स रिमेनिंग लैंड, अगर एक जमीन गवर्नमेंट अक्वायर करती है और उसकी जो रिमेनिंग जो जमीन है उस ओनर की, उसकी कीमत अगर बढ़ गई है, तो फिर वो जो जमीन गवर्नमेंट अक्वायर की है उसकी वैल्यू, अगर वो बंदा कहता है कि हमें ज्यादा मिलनी चाहिए, वो भी इग्नोर कर दी जाएगी। और आखिरी बात कि अगर एक शख्स, सेक्शन 4 जो था जिसमें प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन बेसिकली कलेक्टर ने इशू किया था कि हमें फलां एरिया में जमीन कुछ चाहिए पब्लिक पर्पज के लिए या कंपनी के लिए, और एक शख्स को पता चल गया कि ये जमीन मेरी यहाँ पे गवर्नमेंट अक्वायर कर सकती है, और वो उसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट कर देता है, उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है ताकि जब ये जमीन गवर्नमेंट अक्वायर करे तो गवर्नमेंट हमें ज्यादा पैसे दे, तो वो जो सेक्शन 4 के तहत प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू करने के बाद अगर कोई शख्स जो है उसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट करता है, जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है, तो वो भी गवर्नमेंट कोर्ट इग्नोर करेगी, उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस शख्स ने जानबूझ के स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि हमने ये जमीन एक्वायर करनी है, अब उसने जानबूझ के स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ताकि गवर्नमेंट हमें ज्यादा कंपनसेशन दे, तो इन बातों को इग्नोर किया जाएगा। ये सेक्शन 24 के तहत है। और इसका निमोनिक्स ये है, इग्नोर इमोशंस। अगर एक शख्स के इमोशंस को जुड़े हुए हैं जमीन के साथ या कोई फ्यूचर बेनिफिट जुड़े हुए हैं, उनको इग्नोर किया जाएगा। ये सेक्शन 24 हमने पढ़ा कि किन किन चीजों को इग्नोर करना है। अब सेक्शन 25 देखें जरा, रूल्स रिगार्डिंग कंपनसेशन। कंपनसेशन के हवाले से जो रूल्स हैं वो जनरल क्या है? जनरल रूल ये है कि कोर्ट नॉर्मली कैन नॉट एक्सीड द क्लेमेंट ओरिजिनल क्लेम। एक शख्स क्लेम करता है कि हमें जमीन 50,000 मिलना चाहिए जमीन का, तो कोर्ट जो है, एक बंदे ने खुद क्लेम किया है कि 50,000 मिलना चाहिए, कोर्ट उससे बढ़ा के उसको कंपनसेशन नहीं देगी। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट वेयर सफिशिएंट रीजन इज शोन फॉर ओमिशन। अगर एक शख्स जो है वो एक एप्लीकेशन देता है कि हमें कंपनसेशन ज्यादा दी जानी चाहिए क्योंकि फलां फलां चीज हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, उस सूरत में अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं तो कंपनसेशन ज्यादा हो सकती है, यानी कोर्ट कलेक्टर के अवार्ड से भी ज्यादा कंपनसेशन एक बंदे को जारी कर सकती है। वैसे जनरल रूल क्या है कि अगर एक शख्स ने अब इतराज उठाया है कि कलेक्टर ने हमें अवार्ड 40,000 दिए, हमें 50,000 चाहिए, तो कोर्ट 50,000 से ज्यादा अवार्ड नहीं करेगी।
यानी जनरल रूल ये है कि ये क्लेमेंट ने जितना क्लेम किया है इतराज उठा के, उससे कोर्ट ज्यादा अवार्ड नहीं करेगी, क्योंकि इतराज किस चीज पे हुआ है? कलेक्टर के अवार्ड पे। कलेक्टर ने सपोज 40,000 डिक्लेयर किया कि कंपनसेशन दी जानी चाहिए, एक बंदे ने इतराज किया कि 40 नहीं, मुझे तो 50 दिए जाना चाहिए, तो अब कोर्ट अगर फैसला करेगी तो 50,000 से ज्यादा कंपनसेशन उसको नहीं देगी। हाँ, अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं तो उस सूरत में जो कोर्ट है वो ज्यादा अवार्ड भी दे सकती है। तीन सिचुएशन है। एक कोर्ट ने क्लेम, एक बंदे ने क्लेम किया है कि हमें 40,000 अवार्ड था, कलेक्टर ने अवार्ड दिया, हमें 50,000 चाहिए। कोर्ट जनरली कैन नॉट एक्सीड इट, कोर्ट जो है वो 50,000 से ज्यादा उस बंदे को ज्यादा अवार्ड नहीं देगी, क्योंकि अब मामला कोर्ट के पास आ चुका है, कलेक्टर के ऊपर एतराज किया गया, तो जो क्लेम किया गया है उससे ज्यादा अवार्ड कोर्ट नहीं करेगी। लेकिन एक बंदे ने कहा कि 40,000 अवार्ड अवार्ड दिए हमें कलेक्टर ने, हम चाहते हैं कि हमें 50,000 मिले, तो कोर्ट 50,000 से ऊपर तो कभी भी नहीं जारी करेगी। ये पहला केस है। दूसरा केस, अगर एक शख्स ने क्लेम किए ही नहीं है, उसने सिर्फ एतराज उठा दी है, उस सूरत में क्या होगा कि कोर्ट कैन नॉट एक्सीड कलेक्टर्स अवार्ड। एक शख्स ने एतराज उठाया है कलेक्टर के अवार्ड के ऊपर, लेकिन उसने कोई क्लेम नहीं किया कि हमें इतनी अमाउंट जो है वो दी जानी चाहिए, उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी? कलेक्टर के अवार्ड से ज्यादा अवार्ड नहीं करेगी। और तीसरी बात कि अगर कुछ सफिशिएंट रीजन है तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो जो कलेक्टर का अवार्ड था उससे कुछ ज्यादा भी कंपनसेशन दे सकती है एक पार्टी को जिसने इतराज किया होगा। अब सेक्शन 26 हम देखते हैं कि अवार्ड किस शक्ल में होना चाहिए। अवार्ड लिखा हुआ होना चाहिए, अवार्ड के ऊपर जो जज होगा यानी कि जो कलेक्टर होगा वो साइन करेगा, और उसमें वो जो कलेक्टर होगा जो अवार्ड देगा उसके ऊपर वो मेंशन करेगा कि हमने कितनी कंपनसेशन दी है, और साथ वो बताएगा कि ये कंपनसेशन किस मद में दी है, और वो साथ रीजंस भी देगा। तो कलेक्टर का जो अवार्ड है उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए? वो लिखा हुआ होना चाहिए राइटिंग में, उसके ऊपर कलेक्टर अपने साइन करेगा और वो कंपनसेशन की अमाउंट मेंशन करेगा, और साथ वो वैल्यूएशन ग्राउंड देगा कि किस बुनियाद पे मैंने ये ग्राउंड्स इतनी अमाउंट जो कंपनसेशन की है वो डिटरमिन की है। और अवार्ड जो है, अवार्ड को डेक्री समझा जाता है सेक्शन 26 के मुताबिक। डेक्री कहते हैं फैसले को, कोर्ट के फैसले को डेक्री कहते हैं। तो सेक्शन 26 जो हम पढ़ रहे हैं जिसका ताल्लुक है फॉर्म ऑफ अवार्ड, अवार्ड की फॉर्म कैसे होनी चाहिए, उसमें ये कहा गया है ये बात भी कि एक जो कलेक्टर का जो अवार्ड होता है उसको डेक्री समझा जाता है, कोर्ट की डेक्री समझा जाता है, और कलेक्टर जो उस अवार्ड के अंदर जो रीजंस लिखता है उनको जजमेंट समझा जाता है अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसके बाद सेक्शन 27 उसमें लिखा हुआ है कास्ट। कोर्ट ये डिसाइड करती है कि कास्ट कौन पे करेगा और कितनी कास्ट पे करेगा। अब याद रखें ये कास्ट कौन सी है। अब एक पार्टी ने रिक्वेस्ट की कलेक्टर को कि मेहरबानी करके मेरा मामला कोर्ट में पहुंचाया जाए। अब वो पार्टी को पहले तो उसको इतराज है, उसका हकूक गसब हो गया हो फॉर एग्जांपल, और अब वो मामला जो है कोर्ट में जब लेके आएगी तो उसका वो खर्च भी होगा। अब उस पार्टी को कास्ट भी दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने खर्चा करके कोर्ट में मामला घसीट के तब जाके वो उसको अपने अपनी कंपनसेशन वो हासिल करना चाह रही है पार्टी। तो अब उसको कास्ट दी जानी चाहिए, और कितनी कास्ट दी जानी चाहिए? नॉर्मली तौर पे इफ अ कलेक्टर्स अवार्ड इज चेंज्ड, कलेक्टर बियर्स द कास्ट। अब कलेक्टर ने एक फैसला सुनाया, अवार्ड सुनाया सेक्शन 11 के तहत, पार्टी ने इतराज कर दिया, वो मामला कहां चला गया? कोर्ट में। कोर्ट ने क्या कर दिया? कोर्ट ने कहा कि जो आपने कलेक्टर ने जो अवार्ड दिया था, जो कंपनसेशन अमाउंट डिसाइड की थी वो कम थी। अब कोर्ट ने एडिशनल कंपनसेशन दे दी है, तो वो जो कास्ट आएगी वो कौन बियर करेगा? कलेक्टर, क्योंकि उसने फैसला गलत सुनाया है या उसके फैसले को कोर्ट ने चेंज कर दिया है, तो नॉर्मल तौर पर कलेक्टर जो है वो कास्ट पे करेगा। एक्सेप्शन ये है कि अगर जो क्लेमेंट है उसने बहुत एग्जेजरेट कर दी है, उसने कहा है कि हमें 40,000 अवार्ड मिला है, एक पार्टी ने इतराज किया है, और हमें तो 2 लाख चाहिए। अब अगर एक पार्टी एग्जेजरेट करती है और एक पार्टी अगर नेग्लिजेंट है और उसने दरखास्त दे दी है, लेकिन वो उसको पता नहीं है कि हमारा राइट्स क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करनी है, और एक पार्टी नेग्लिजिब वो आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंट है, उसे ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, उस सूरत में कलेक्टर के ऊपर कोई कास्ट का बर्डन नहीं आएगा। उसके बाद सेक्शन 28 है। सेक्शन 28 इस सेक्शन का पोर्शन का यानी पोर्शन 3 का लास्ट सेक्शन है। इसमें यह है कि इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंपनसेशन, इफ अ कोर्ट अवार्ड्स कंपनसेशन मोर देन कलेक्टर अवार्ड। अब मामला कलेक्टर ने अवार्ड दिया सेक्शन 11 के तहत, पार्टी ने इतराज कर दिया, वो मामला कहां चला गया? कोर्ट में। अब कोर्ट ने क्या कर दिया? कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर ने अवार्ड वाकई कम दिया था, कंपनसेशन कम दी थी, कोर्ट ने उसको बढ़ा दी है। अब कलेक्टर क्या करेगा? एडिशनल अमाउंट पे करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पर एनम कहते हैं साल को। 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा। कौन पे करेगा? कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर ने कम अवार्ड दिया था और कोर्ट ने फैसला बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कंपनसेशन जिस पार्टी ने इतराज किया था उसकी वाकई कंपनसेशन ज्यादा बनती थी। और ये जो 8% पर एनम साल के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट जो कलेक्टर पे करेगा, ये कब से कब होगा? फ्रॉम पोजेशन टिल पेमेंट। पोजेशन का मतलब है कि जब
वो मामला, वो जो जमीन थी वो गवर्नमेंट ने अक्वायर कर दी, और उस शख्स को पेमेंट अभी तक नहीं मिली क्योंकि उस शख्स ने एतराज कर दिया। अब गवर्नमेंट ने जमीन अक्वायर कर दी, लेकिन पेमेंट बाद में पहुंची क्योंकि उस शख्स ने कहा कि मुझे ये पेमेंट नहीं चाहिए। अब एक्चुअली जब उसको पेमेंट मिलेगी और जब उसकी जमीन के ऊपर अक्विजिशन हो गई थी, गवर्नमेंट ने जमीन अक्वायर कर ली थी, तो फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन टिल डेट ऑफ पेमेंट, इसके दरमियान में जो टाइम होगा, उस सूरत में जो एक्सेस अमाउंट थी, कलेक्टर ने कहा अवार्ड दिया 40,000 का, कोर्ट ने कहा 50,000। अब ये ऊपर जो एक्सेस अमाउंट थी उसके ऊपर 8% पर एनम के हिसाब से कलेक्टर पे करेगा किस उस पार्टी को। अब उसके बाद ये जो नेक्स्ट सेक्शन है, पार्ट 4 जो है, इसमें सिर्फ दो सेक्शंस है। ये है पार्ट 4 जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, इसमें सिर्फ दो सेक्शन है। और पार्ट 4 के बारे में अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ये किस चीज के साथ डील करता है, तो दिस डील्स विद अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन, कि वो जो कलेक्टर ने अवार्ड दिया कि इस बंदे की ये जमीन की ये कीमत होनी चाहिए, मुआवजा होना चाहिए, अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। अपॉर्शनमेंट को कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कि अगर एक जमीन है उसमें 4-5 पार्टीज इंटरेस्टेड है, तो जो मुआवजा देगा कलेक्टर या कोर्ट देगा, उस कंपनसेशन को डिस्प्यूट करना चाहिए लोगों के दरमियान में, A B C D के दरमियान में, जितनी जितनी उनकी जमीन है, जितना जितना उनका शेयर है, इसको हम कहते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन। सेक्शन 29 ये कहता है, इसमें दो सेक्शन है सिर्फ, सेक्शन 29 और सेक्शन 30। सेक्शन 29 ये कहता है कि अगर पार्टीज एग्री कर जाए तो कलेक्टर क्या करेगा, अवार्ड का फाइनल कर देगा। यानी अगर सेवरल पर्सन हैं एक जमीन के अंदर और वो एग्री करते हैं कि जो कलेक्टर ने अवार्ड दिया, तो क्या होगा, ये जो एग्रीड शेयर्स होंगे ये अवार्ड के अंदर मेंशन कर दिए जाएंगे, और ये जो अवार्ड है ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा, ये फाइनल होगा रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन अमंग द पार्टीज। कि अगर कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया और कलेक्टर ने कहा कि इस जमीन के बदले में जो गवर्नमेंट अक्वायर कर रही है पब्लिक पर्पज के लिए या प्राइवेट पर्पज के लिए, इसके इवज 1 करोड़ रुपया इन पार्टीज को दिया जाना चाहिए, और तमाम पार्टीज आपस में एग्री कर गई हैं कि मेरा 50 लाख है, कोई कहती है मेरा 1.5 लाख है, कोई कहती है मेरा 25 लाख है, और वो पार्टीज अपने शेयर के हिसाब से एग्री कर गए हैं, तो उस सूरत में अवार्ड क्या होगा, फाइनल होगा, कंक्लूसिव एविडेंस होगा रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन। रूल क्या है कि अगर एग्रीमेंट होगा तो वो जो अवार्ड है वो क्या होगा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी और उस अवार्ड के अंदर मेंशन हो जाएगी। सेक्शन 30 ये कहता है कि अगर पार्टीज आपस में लड़ पड़े डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, कंपनसेशन की अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से उनके दरमियान में डिस्प्यूट आ जाए, तनाज़े आ जाए, उस सूरत में क्या होगा, अगर पार्टीज आपस में कहती हैं, डिस्प्यूट करती हैं कि हमें शेयर ऑफ कंपनसेशन कम मिला है, कोई कहती है हमें इससे ज्यादा मिलना चाहिए, और एक पार्टी कहती है कि ये जमीन, ये जो कंपनसेशन है ये फलां पार्टी को मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि मुझे मिलना चाहिए, तो जो ये है पेई के हिसाब से, पेई कहते हैं जिस पर्सन को कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तो पर्सन इंटाइटल के हवाले से अगर कोई रोला पड़ गया है या कोई तनाज़ा हो गया या डिस्प्यूट हो गया है, तो अगर कंपनसेशन के शेयर के ऊपर या कंपनसेशन किस किस को मिलनी चाहिए, इस हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उस सूरत में क्या होगा, कलेक्टर क्या करेगा, मामला कोर्ट को भेज देगा, और कोर्ट फिर क्या करेगी, अपने हिसाब से प्रोसीडिंग करेगी। तो फार्मूला क्या है कि अगर कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया कि जी 25 लाख रुपए मिलना चाहिए इन पार्टीज को, और वो पार्टीज आपस में एग्री कर गई हैं, तो सेक्शन 29 लागू होगा। सेक्शन 29 में ये होता है कि अगर एक कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया और तमाम पार्टीज आपस में एग्री कर गई हैं, तो सेक्शन 29 के तहत वो जो अवार्ड होगा वो कंक्लूसिव होगा, और उसमें लिखा जाएगा कि फलां A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी, D पार्टी के हवाले से किस किस का कितने परसेंट शेयर होगा कंपनसेशन में, सेक्शन 29 लागू होगा। और अगर कलेक्टर ने अवार्ड जारी किया कि 25 लाख मिलना चाहिए, और उसमें पार्टी 4-5-6 हैं और वो आपस में लड़ पड़ी हैं, डिस्प्यूट हो गया है रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ कंपनसेशन या रिगार्डिंग पे ऑफ कंपनसेशन, के कंपनसेशन किस किस को मिलनी चाहिए या किस किस को नहीं मिलनी चाहिए, इस हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट आ गया है, उस सूरत में सेक्शन 30 लगेगा। उस सूरत में कलेक्टर क्या करेगा, मामला कोर्ट को रेफर कर देगा। ये हमने पढ़ा सेक्शन पोर्शन 3 और पोर्शन 4। पोर्शन 3 में सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 28 तक हमने पढ़ा। सेक्शन 18 में क्या था कि जब कलेक्टर कोई अवार्ड फैसला सुनाता है, अवार्ड देता है, और उसके ऊपर कोई पार्टी एतराज करती है कि मेहरबानी करके हमारा मामला जो है कोर्ट को भेजा जाए, तो वो सेक्शन 18 के तहत कलेक्टर को कोर्ट को रेफर कर देता है। और सेक्शन 28 तक हमने पढ़ा, सेक्शन 18 से 28 तक पोर्शन 3 में पढ़ा, और पोर्शन 4 जो इसका हमने पढ़ा, पार्ट 4, उसमें दो सेक्शन थे कि कलेक्टर के अवार्ड के ऊपर जो उसने कंपनसेशन के हवाले से दिए है, अगर पार्टीज एग्री हो गई हैं तो सेक्शन 29 लगेगा, और अगर पार्टीज आपस में लड़ पड़ी हैं रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि उनका जो शेयर है और या उसके हवाले से किसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उस हवाले से अगर वो लड़ पड़ी है तो सेक्शन 30 लगेगा। और उस सूरत में कलेक्टर क्या करेगा कि अगर पार्टीज आपस में अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन के ऊपर लड़ पड़ी है, तो कलेक्टर क्या करेगा, अमाउंट उस केस को कोर्ट को भेज देगा। तो ये पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 4 में सिर्फ दो सेक्शन है, 29 और 30, और पार्ट 3 में क्या था, सेक्शन 18 से लेकर 28 तक हमने पढ़ा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको अंडर आप क्लियर मैनर में प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप रेवेन्यू जो लॉ का जो प्रॉपरली एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, उसका पार्ट 3 और पार्ट 4 लाजमी पढ़ें। उसके बाद ये लेक्चर देखा करें, और साथ में ये नोट्स भी आप लोगों के साथ उन लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा जो मेरे एनरोल्ड मेंबर हैं, जो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी के मेंबर हैं। तो अगर आप अपकमिंग जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो सीट्स हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आज का जो लेक्चर था उसके हवाले से अगर हम रिवीजन कर लें तो सेक्शन 18 में क्या था, रेफरेंस टू कोर्ट गया था अगर कोई पार्टी डिससेटिस्फाइड है। सेक्शन 19 में क्या था कि कलेक्टर ने जब किसी पार्टी ने दरखास्त दे दी तो कलेक्टर क्या करेगा, उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखेगा और वो भेज देगा किसको, कोर्ट को। और सेक्शन 20 में क्या था कि कोर्ट नोटिस जारी करेगी तमाम पार्टीज को। सेक्शन 21 में था कि स्कोप था कि कोर्ट सिर्फ उन मामलात के ऊपर एग्जामिनेशन करेगी या इन्वेस्टिगेशन करेगी या इन्वेस्टिगेशन करेगी जिनके ऊपर एतराज उठाया गया है, सिर्फ उन्हीं मामले तक कोर्ट रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। सेक्शन 22 में था कि तमाम कोर्ट की प्रोसीडिंग ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। सेक्शन 22A में था कि जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है या कंपनी है, वो भी क्रॉस ऑब्जेक्शन कर सकती है कि पार्टी के इतराज के जवाब में वो भी इतराज लेके आ सकती है कंपनसेशन के हवाले से, मेजरमेंट ऑफ लेवन के हवाले से, अपॉर्चुनिमेंट ऑफ कंपनसेशन के हवाले से। और सेक्शन 23 में था कि वो तमाम मामला जिनको लाजमी कंसिडर करना चाहिए फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, उसमें 6 पॉइंट्स थे। सेक्शन 24 में था वो तमाम फैक्टर जिनको इग्नोर कर देना चाहिए रिगार्डिंग कंपनसेशन ऑफ, रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन, कि अगर कंपनसेशन की अमाउंट डिटरमिन करनी है तो किन किन पॉइंट्स को इग्नोर करना चाहिए, वो सेक्शन 24 में थे। सेक्शन 25 में था कि कंपनसेशन का रूल ये है कि एक पार्टी ने जो क्लेम किया उससे ज्यादा कोर्ट जो है वो अवार्ड नहीं करती, और कलेक्टर के अवार्ड से भी ज्यादा कोर्ट अवार्ड नहीं करती। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट ज्यादा अवार्ड भी दे सकती है। उसके बाद सेक्शन 26 में था कि कोर्ट का जो अवार्ड है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, और उसके ऊपर रीजन लिखी जानी चाहिए और उस पर साइन होना चाहिए, और वो कोर्ट का जो अवार्ड होता है वो डिक्री कहलाता है, और उसके ऊपर जो रीजंस होती हैं वो जजमेंट कहलाती हैं। सेक्शन 27 में था कि जो कॉस्ट यूजुअली कौन पे करता है, कलेक्टर पे करता है। अगर कलेक्टर का अवार्ड कम था और कोर्ट का अवार्ड ज्यादा हो गया है तो जो एडिशनल अमाउंट है वो कलेक्टर उसके ऊपर 8% पर एनम के हिसाब से पे करता है, ये इंटरेस्ट है। और सेक्शन 29 में था कि अगर जो पार्टीज हैं वो आपस में एग्री कर गई हैं अपॉर्चुनिमेंट ऑफ कंपनसेशन के हवाले से, सेक्शन 29 लगेगा। और सेक्शन 30 में यह था कि अगर पार्टीज कंपनसेशन के ऊपर लड़ पड़ी हैं तो फिर कलेक्टर क्या करेगा, उस मामले को कोर्ट को भेज देगा। ये हमने रिवीजन कर दी। इस जो पोर्शन पार्ट 3 और पार्ट 4 जो हमने पढ़ा है, सेक्शन 18 से 28 तक पार्ट 3, और सेक्शन 29 और 23, सेक्शन 29 और 30 सेक्शन ये पार्ट 4 में जो पढ़ा है, इसके हवाले से 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये उन कैंडिडेट के साथ फाइल शेयर कर दी जाएगी जो मेरे पेड सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार के हवाले से। ये 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है बेसिकली, जो जो पोर्शन मैंने आज लेक्चर में कवर किया है उस हवाले से। अगर आप मेरे पेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार के हवाले से है, तो इसकी 2 मंथ का ये सेशन है जिसमें जीके और रेवेन्यू लॉज के अल्टरनेट डेज के ऊपर टेस्ट होते हैं। आज रेवेन्यू लॉ का टेस्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो कल इसका टेस्ट होगा इसी पोर्शन में से। और कल मैं जीके का मवाद मवाद प्रोवाइड करूंगा अपने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप कम्युनिटी में, और परसों जीके का टेस्ट होगा। तो एक दिन जीके का टेस्ट हो रहा है, अगले दिन रेवेन्यू लॉ का टेस्ट हो रहा है। तो ये सेशन 2 मंथ का है जिसकी टोटल फीस 6000 है। लेकिन अगर आप अर्ली जो 50 बर्ड्स हैं उनको मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो इस जो पेड सेशन है मेरा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के ऊपर, यानी 3000 के ऊपर, जिसमें आपको जीके और रेवेन्यू लॉज 2 मंथ में पढ़ाए जाएंगे, कवर करवाए जाएंगे। अगर आप रब्ता करना चाहते हैं, पेड सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं जो अपकमिंग नायब तहसीलदार और तहसीलदार के हवाले से भी ये बड़ा यूजफुल है, क्योंकि तहसीलदार का जो पेपर होता है उसमें भी 4 पेपर होते हैं तहसीलदार के, उसमें एक रेवेन्यू लॉ का पेपर होता है और जीके का पेपर होता है। तो अगर आप इस सेशन को जो कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसकी रेवेन्यू लॉज तैयार होंगे तहसीलदार की पोस्ट के लिए भी, और तहसीलदार और नायब तहसीलदार के इंटरव्यू के लिए भी तैयार होंगे रेवेन्यू लॉज, और जीके भी तैयार होगा तहसीलदार और नायब तहसीलदार के हवाले से। अगर कोई पार्टी इंटरेस्टेड है, कोई पर्सन जो पेड सेशन को ज्वाइन करना चाहता है जिसमें मैं जीके मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ डेली बेसिस पे जीके का टेस्ट होता है, अगले दिन रेवेन्यू लॉ का टेस्ट होता है, रेवेन्यू लॉज के लेक्चर भी हैं, और साथ आपको पीडीएफ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, लॉ का और जीके की पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं 03326896 568 के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा। अपने आने वाले लेक्चर में मिलते हैं नए थीम के साथ। इस जो लेक्चर मैंने आज डिलीवर किया है इसका टेस्ट कल होगा, जो मेरे एनरोल्ड मेंबर की जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो इंग्लिश विद अजमल खान इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल की वसात से मैं नायब तहसीलदार, तहसीलदार और जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं पीपीएससी और एफपीएससी की, उनके हवाले से यूजफुल वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और सीएसएस और पीएमएस के हवाले से, और बिलखसूस जो सीएसएस और पीएमएस का इंग्लिश ऐसे है उसकी एवेल्युएशन और उसकी कोचिंग के हवाले से भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और इस चैनल की वसात से मैं कोर्सेज ऑफर करता रहता हूं जो इनकी मालूमात आप बर वक्त अगर हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ये इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए।
और उन लोगों का जो आपसे जुड़े हुए हैं। अल्लाह नगेबान, अल्लाह हाफिज।